Hello everyone. This is your third lecture of Nurna Sir PCB10 revision marathon class, and this is pillar 1B1. This is a bit lengthy, so we will do it in two parts, part 1 and part 2. Part 1 will be shared today, and part 2 most probably by tomorrow. So this topic is classification of financial intermediaries, जिसमें हम banks and NBFCs के बारे में देखेंगे, कुछ financial intermediaries देखेंगे. अब हम बात करते हैं financial intermediaries. Before that, अगर आपको ये notes लेने हैं, if you don't have these notes, then you can WhatsApp on this number to enroll. Okay. So yeah, what is financial intermediary? आपको पता है financial intermediary क्या होता है? कोई दो लोगों के बीच में एक middleman की तरह जो काम करता है, right? Entity that act as the middleman between the parties in a financial transaction. कोई भी हो सकता है lender, borrowers, investors, entrepreneurs, households, business firms. Clear? अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक्स और नॉन बैंक्स में हमने इसको कैटेगराइज किया. बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं. कमर्शियल बैंक्स में हमारे आएंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन. डिफरेंशियल होते हैं रीजनल, रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, एसएफबी विच इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स. इसी तरह नॉन बैंक्स के अंदर आएगा एआईएफआई, जिसकी हमने कल देखी भी थी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज. ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल्स है, तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है, हम इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एक एक भाई हम लोग एक एक के नाम पढ़े. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. देखिए आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो 1926 में आरबीआई आया था. कैसे आया था? रॉयल कमीशन हुई थी एक इंडियन करेंसी के ऊपर. रॉयल कमीशन बैठाई गई थी ऑन इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन जिसे हम बोलते हैं. इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसका नाम आरबीआई रखा गया. 1934 में आरबीआई एक्ट इनैक्ट हो गया. 1935 में आरबीआई ऑपरेशनल हो गया फ्रॉम 1 अप्रैल 1935. एंड फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का? ऑसबॉर्न स्मिथ. ठीक है. 1935 जुलाई में कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक कुछ कंडीशंस फुलफिल करते थे उनको सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर डाल दिया गया. और सच शेड्यूल बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू कीप सीआरआर विद द आरबीआई. और वो सारे शेड्यूल बैंक्स को बोला गया था कि आरबीआई के पास उनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा. 1943-1949 में सीडी देशमुख, ये सेकंड एफएम थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के. इनको पहला इंडियन गवर्नर बना दिया गया आरबीआई का. इन्होंने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था जो 1944 में यूएसए में हुई थी. 1948-49 में जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके शेयर्स को क्या कर दिया गया था? ट्रांसफर कर दिया गया था. किनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अंडर दी आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948. ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के शेयर गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए. देयरफॉर आरबीआई का जो गवर्नर था वो आंसरेबल था टू होम? टू पार्लियामेंट. हैज टू पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट. ठीक है, पार्लियामेंट को डिविडेंड, मतलब बेसिकली आरबीआई को हैज टू पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट. ठीक है, समझ आ गया. आरबीआई को अपना प्रॉफिट देना पड़ता था, कुछ डिविडेंड का कुछ पोर्शन देना पड़ता था गवर्नमेंट को, बिकॉज आरबीआई गवर्नर अब आंसरेबल था पार्लियामेंट का, क्योंकि कुछ शेयर जो है, कुछ जो चीजें हैं, ओनरशिप किसकी आ गई थी? गवर्नमेंट की आ गई थी. क्लियर? इन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एम्पावर द आरबीआई टू, उन्होंने 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया जिसमें बोला आरबीआई को कि लाइसेंस दे दिया जाए कंपनीज को कि वो बैंक्स ओपन कर सके. परमिशन दी कि नई नई ब्रांचेस भी खोल सके. ऑडिटिंग नॉर्म्स, लिक्विडिटी नॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए, जैसे कि एसएलआर, प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. फोर्स किया गया, एलिमिनेट किया गया मर्जर ऑफ वीक बैंक्स. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें 1949 रेगुलेशन एक्ट में लाई गई थी. इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर. देखिए आरबीआई गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 प्रोवाइड करते हैं कि 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होने चाहिए. कौन सेलेक्ट करेगा? एफएसआरएएससी विच इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विच इज आईएस. सक्सेसफुल कैंडिडेट के जो नेम्स है वो अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजे जाते हैं ऑफ द कैबिनेट विच इज हेडेड बाय द पीएम फॉर फाइनल अप्रूवल. तो फाइनली कौन अप्रूव करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है. गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर टेन्योर यूजुअली नॉट ऑलवेज 3 years, बट और रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल इसमें है. डेप्यूटी गवर्नर और उनका बेसिकली जो टेन्योर होता है 3 year होता है, हमेशा नहीं होता, पर 3 years होता है, और रीअपॉइंटमेंट इसमें पॉसिबल है. आरबीआई के फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, आरबीआई का काम क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज को करता है, बैंकर्स के लिए भी बैंक है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, पब्लिक डेट मैनेज भी करता है, सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है. एएफआई, एआईएफआई जो नॉन बैंक है हमारे, इन सबको भी रेगुलेट करता है, और प्रमोशनल रोल्स भी प्ले करता है. तो ये सब चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी अपने स्कूल टाइम वगैरह में, ट्वेल्थ में. ट्वेल्थ के बाद आपने अभी यूपीएससी में बेसिक्स भी एकदम पढ़े होंगे, तो ये आपने पढ़े होंगे. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे वो है आरबीआई के कुछ पोर्टल. आरबीआई के कुछ पोर्टल है, फेमस पोर्टल. पहला है उद्गम पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. ये एक ऐसा पोर्टल है जो 2023 में आया, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी डिपॉजिटर के कोई भी डिपॉजिट अगर 10 साल से कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि किसका है, तो बैंक क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आरबीआई को अंडर
किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? टू दिस डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर। ठीक है, समझ आई? 2023 में सेटअप हुआ है। बेनिफिशियरी इजिली सर्च कर सकते हैं अनक्लेम डिपॉजिट मल्टीपल बैंक्स के एक ही जगह में, उनको पता लग सकता है। ठीक है, सेकंड पोर्टल है परवाह पोर्टल फॉर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, जिसकी फुल फॉर्म ये है। ये क्या है? बैंक्स, एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड कंपनीज जो होती है उनको लाइसेंस ऑब्टेन करना हो तो ये पोर्टल है उसके लिए। समझ आ रहा है? बहुत ईजी चीजें हैं तो हम इसमें बहुत इजीली फास्टली करेंगे। दक्ष वेब पोर्टल क्या है? देखिए, दक्ष वेब पोर्टल एक सुपरविजन के लिए बनाया गया है 2022 में। कोई भी वेब सिस्टम है बैंक के, एनबीएफसी के, वो लोग अपनी रिपोर्ट्स किसको भेजेंगे? आरबीआई को भेजेंगे। आरबीआई वहां से मॉनिटर करता है, और जैसे कि मान लीजिए कि कितने क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड हुए हैं, कौन सी नई गाइडलाइंस आई, उनको कैसे प्रिवेंट करे। तो जो भी एक वेब सिस्टम है एक तरीके से, जहाँ पे बैंक्स वगैरह क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और आरबीआई उनको मॉनिटर कर रहे हैं। आरबीआई के लिए एक सुपरविजन के लिए एक पोर्टल है ये। ई कुबेर पोर्टल हमने कल भी देखा था, कोर बैंकिंग सोल्यूशन पोर्टल ऑफ आरबीआई। सारे बैंकर्स का करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आरबीआई हैंडल करता है एनएफटी, आरटीजीएस, ओएमओ एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ से खरीद सकते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। नेक्स्ट आता है शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक देखिए कब होते हैं शेड्यूल बैंक? आरबीआई कहते हैं कि शेड्यूल बैंक कब होंगे? अंडर टू कंडीशंस। ये दो कंडीशंस अगर साथ में ही सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये बैंक शेड्यूल बैंक है। या तो वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जिसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितनी हो? मिनिमम 5 लाख रुपए की हो। बैंक इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस इन अ मैनर विच इज हार्मफुल टू इट्स डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम कह देंगे शेड्यूल बैंक है। इन बैंक को हमने किसमें अंदर लिस्ट किया? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। देखिए, शेड्यूल बैंक दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, शेड्यूल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको डिपॉजिट करना पड़ता है सीआरआर मनी टू आरबीआई ऑफिस, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। उनको खुद अपने ओन ऑफिस में, अपने खुद के ऑफिस में ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके अंदर कोऑपरेटिव और नॉन शेड्यूल आते हैं। समझ आ गया? इसके अंदर शेड्यूल कोऑपरेटिव, इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सॉरी मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल की। ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स नॉन शेड्यूल होते हैं और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ आ गए। एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट फंड इन आरबीआई विंडो ऑपरेशन। ये एलिजिबल है कि वो बोरो भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे, आरबीआई की मर्जी पे। रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। ठीक है, एंड एबल टू अवॉइड टू आरबीआई नॉर्म्स। यहाँ पे भी सेम है, इन लोगों को आरबीआई के नॉर्म्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बिग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओपन बैंक अकाउंट। यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बड़े बड़े बैंक ओपन कर रहे हो बैंक अकाउंट। क्लियर? इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक, शेड्यूल बैंक का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन हमने ऐड की हुई है, जैसे कि ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि शेड्यूल बैंक्स बिकम एलिजिबल टू पार्टनर इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। की शेड्यूल बैंक एलिजिबल है कि वो जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम होती है, जैसे मुद्रा हो गई, जैसे आपका पीएम जनधन योजना हो गई, ये सारी जो स्कीम्स होती है उसके लिए एलिजिबल है, पर नॉन शेड्यूल बैंक्स एलिजिबल नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि 1806 टू 42 तीन प्रेसिडेंसी आई। एक बंगाल में आई, फिर बॉम्बे में आई, फिर मेड्रास में आई। 61 में तीनों को राइट दे दी कि वो करेंसी इशू कर सकते हैं, बट फिर 1921 में इनको कंबाइन करके एक इंपीरियल बैंक बना दिया जिसका नाम एसबीआई है। 1955 में आया। 1894 में पीएनबी बैंक आया, इंडिया ओन करता था, लाला लाजपत राय ने फाउंडेशन में हेल्प की। 1948 में आरबीआई ने ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट आया। और ये ऑपरेशन पोलो हैदराबाद वाला भी आया। 1951 में फर्स्ट फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान था, आपको पता है। फिर उसके बाद 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया टाटा से। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। 1955 में इंपीरियल बैंक भी नेशनलाइज कर दिया और उसको एसबीआई बना दिया। इंपीरियल बैंक जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि 1955 में फाइनली आ गया। ठीक है, 1955-56 में एलआईसी ने एलआईसी एक्ट टू ओवर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी ले ली, एलआईसी के अंदर आ गई। 1957 में फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई केरला में। 1961 में ऑपरेशन विजय आया, गोवा, दमन एंड दीव को लिबरेट करने के लिए। 1972-73 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइवेट नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को ले लिया और बाद में इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया विद 4 सब्सिडरीज। कौन कौन सी? नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, ये चीजें बेसिकली फैक्चुअल है, आपको पता होनी चाहिए, काम आती है, तो इसमें ज्यादा समझाने की चीजें नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, रिफॉर्म कमिटीज कौन कौन सी है। ये कमिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन सी है। एम नरिशिमा 1 1991 एंड 1997 में। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर रघुराम राजन कमिटी 2007 एंड पीजे नायक कमिटी 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ पीएसबी। देखिए दो तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं, मर्जर और प्राइवेटाइजेशन। मर्जर मतलब मर्ज हो गए, प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट के सेक्टर्स के हाथ में दे देना, जब 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट के हाथ में हो।
2013 में भारतीय महिला बैंक सेटअप किया। भारतीय महिला बैंक सेटअप एज पीएसबी, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया। हेडक्वार्टर दिल्ली में, 100% ओनरशिप किसके हाथ में? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर ऑल द मर्जर एंड ऑल हमारे पास टोटल 12 पीएसबीज बचे, प्लस एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी रह गया था, ठीक है। तो टोटल 13 पीएसबीज हो गए। प्राइवेटाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट अपने क्या करे, 50% से ज्यादा या 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट बैंक्स को दे रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो गया, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गए। 1991 में बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस आया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कमिटी सेटअप की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए अंडर दी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। उस टाइम पे जो भी आरबीआई गवर्नर था, एम नरीशिमा, उनके अंडर एक कमिटी से बैठाई और उन्होंने उस कमेटी में क्या सजेस्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। सीआरआर एसएलआर कम करना चाहिए, एकदम से इंटरेस्ट रेट बैंक्स को नहीं डिक्टेट करना चाहिए, नई प्राइवेट बैंक्स को एंटर करने देना चाहिए, एंड नए फॉरेन बैंक्स भी एंटर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने सजेशन दी, एम नरीशिमा कमेटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग। देखिए, ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है, ये एक विंडो है जिसमें बैंक क्या कर सकती है, लाइसेंस ऑब्टेन कर सकती है आरबीआई के थ्रू, और ये पूरे साल के लिए ओपन होती है। मेन होता है ये ओपन फॉर ऑल ईयर, ठीक है। ऑन टैप लाइसेंसिंग मतलब आप कभी भी जाके आरबीआई के पास जाके लाइसेंस बैंक ऑब्टेन कर सकती है कि बैंक खुलना है या जो भी है, नई ब्रांच खोलनी है, या फिर आरबीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और इशू कर सकता है लाइसेंस कभी भी, ठीक है। एक प्राइवेट एंटिटी ओपन कर सकता है बैंक ओनली आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले ऐसा होता था ना कि भाई प्राइवेट एंटिटी को अगर खोलना है तो आरबीआई से लाइसेंस लेना है, बट ऑन टैप सिस्टम में क्या है कि आरबीआई को वन कैन अप्लाई टू आरबीआई जब भी उनका मन है, प्रोवाइडेड ही मीट्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। जो भी कंडीशन है एक बैंक खोलने की, अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो आरबीआई उनको परमिशन मिल जाती है, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस उन्हें मिल जाता है। इंडिया के फॉरेन बैंक की अगर मैं बात करूं, फॉरेन बैंक्स क्या हो गए, रजिस्टर्ड होते हैं किसके अंडर, कंपनीज एक्ट ऑफ फॉरेन नेशंस, और ब्रांच वगैरह सब्सिडरी वगैरह इंडिया में खोल देते हैं। एसएलआर और सीआरआर और बाकी नॉर्म्स जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं, बट पीएसएल नॉर्म्स जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। आरबीआई इनको ऑन टैप लाइसेंस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस पे देता है, यानी कि अगर फॉरेन नेशन ने अलाउ कर दिया इंडियन बैंक्स को कि उनकी कंट्री में ऑपरेट कर दें, तो ही आरबीआई अलाउ करेगा कि उनकी कंट्री हमारे इंडिया में ऑपरेट करे। तो ऑन टैप लाइसेंस होता है बट रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 20% ऑन इट्स इन इट्स शेयर होल्डिंग, ठीक है। फॉरेनर्स इतना परसेंट हमारे इंडिया में जो भी इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इंडियन प्राइवेट सेक्टर, ये था पब्लिक। प्राइवेट में क्या है, फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 49% ऑटोमेटिक एंड अप टू 74% बाय द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अप्रूवल से 74%, अदरवाइज 49% तो हर कोई कर सकता है। समझ आ रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। यूनिवर्सल बैंक डिफरेंशियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ओपन ब्रांच, ये कहीं भी ब्रांच खोल सकते हैं, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इनकी, एलएबी और आरआरबी। रिस्ट्रिक्शंस किन किन पे लगाई गई है, लोकल एरिया बैंक में और रीजनल रूरल बैंक में। एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट, पेमेंट बैंक एक्सेप्ट मैक्सिमम 2 लाख के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ये लोन किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि सब तरीके की चीजें एक्सेप्ट है। ये लोन दे सकते हैं एसएफबी, आरआरबी एंड 75% टू पीएसएल, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनको 75% तक लोन दे सकते हैं। समझ आ रहा है। डिफरेंशियल बैंक की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। आरआरबी एक्ट रीजनल रूरल बैंक 1976 में आया, फिर लोकल एरिया बैंक 1996, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक 2015 एंड देन होलसेल बैंक अभी प्रपोज किया है। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स में डिफरेंस, ठीक है। ये जो ऊपर अभी हमने देखे रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो दोनों है यहाँ पे, एंड लोकल एरिया बैंक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये बेस्ड है एम नरीशिमा कमेटी जो आई थी वो 1970 में, उसके थ्रू बेस्ड हुई है, और ये किसमें बेस्ड है, 1996 बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, जो बजट में बोला गया था। ये सेटअप की गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ आरआरबी एक्ट, और ये सेटअप की गई है बाय प्राइवेट एंटिटीज सिंपली अप्लाइंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा। सीआरआर एसएलआर नॉर्म्स वगैरह इनको भी फॉलो करना होता है, बट आरबीआई एक सेपरेट नॉर्म्स ला सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर को 75% तक लोन देना है, ठीक है। लोन इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा, लोन इंटरेस्ट रेट कितना नहीं हो सकता, इट कांट बी मोर देन द प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द एरिया। जो भी इस एरिया में कोऑपरेटिव बैंक है उसकी जो लेंडिंग रेट है उससे ज्यादा नहीं लग सकते लोन का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कुछ ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू डिस्ट्रिक्ट, कुछ ही जगह पे खोल सकते हैं, बट ये क्या है, ओपन कर सकते हैं अपनी ब्रांच मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट में जो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रही हो, ठीक है। तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसी होनी चाहिए जो बॉर्डर शेयर कर रही हो। ओनली 1 अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट, और एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही अर्बन सेंटर खुल सकता है, ठीक है।
अल्टीमेट रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, बट इमीडिएट रेगुलेटर कौन है? नाबार्ड। यहाँ पे जो भी है सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आरआरबी एक्ट 1976 अमेंडमेंट, जो 2015 में क्या अमेंडमेंट आई कि शेयर होल्डिंग क्या है? यूनियन प्लस स्टेट प्लस स्पॉन्सर बैंक को 51%, बाकी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को 49% तक है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक क्या है? देखिए, ये नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशन में आया 2013-14 में जो बिठाई गई थी। इस टाइम पे गवर्नर कौन था? रघुराम राजन। अप्रूव किया कि ये जो बैंक्स है फॉर फाइनेंशियल, ये बैंक अप्रूव कर दिया उन्होंने फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कंपटीशन एंड इनोवेशन अमंग प्लेयर्स। तो ये कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी कमिटीज आ रही है, आप उसकी एक टेबल बनाते रहिए, एक चार्ट बनाते रहिए, जिसमें आप एक जगह सारे कमिटीज लिख रहे हो, वो किस चीज से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये काफी क्वेश्चन आए जाते हैं, काफी चीजें ऐसी पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एलिजिबिलिटी जो पहला जब लाइसेंसिंग हुई थी तो उस टाइम पे एलिजिबिलिटी क्या रही थी कि इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, सेम। मिनिमम 100 करोड़ की कैपिटल, अगेन सेम। एलएबी, लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस विद 10 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। यहाँ पे क्या है? एनबीएफसीज, पीपीआई, वॉलेट्स, मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट, ये सब इस कंट्रोल बाय इंडियन रेजिडेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है? एक्सपीरियंस है। एरिया क्या है? आरबीआई कमिटी ने किनको सिलेक्शन देने की कोशिश की? सिलेक्शन प्रेफरेंस क्या रही स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया क्लस्टर्स वेयर यूनिवर्सल, क्या क्योंकि वहां पे यूनिवर्सल बैंक वगैरह इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं वहां पे, तो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की तरफ उन्होंने कोशिश की। ये एनीवेयर कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं पेमेंट बैंक। सीआरआर, एसएलआर, एफडीआई, रेपो इंडियन प्राइवेट बैंक जैसी है, ये भी सेम है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है एसएलआर में। रूरल पेनिट्रेशन मस्ट हैव 25% ब्रांचेस इन अनबैंक रूरल एरियाज, इसमें कोई ऐसे नहीं है, बट 25% एक्सेस पॉइंट मस्ट बी इन रूरल एरियाज लाइक किराना स्टोर। ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट बैंक है। और आगे क्या है? टारगेट कस्टमर्स, टारगेट कंज्यूमर्स कौन है इन लोगों के? स्मॉल फाइनेंस बैंक के अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड फार्मर्स, एमएसएमई। ठीक है, और इनका कौन है? स्मॉल सेविंग्स प्रमोट करना, रेमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट लेबर, जिनकी इनकम हाउस होल्ड बहुत कम है इनकम। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे छोटे बिजनेसेस, ये सब इनके टारगेट कस्टमर है। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, यस, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के लिए। ये कहते हैं नो एनआरआई नहीं होने चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स एंड ओनली फिक्स डिपॉजिट्स भी नहीं लेते, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। डेबिट कार्ड दोनों देते हैं। क्रेडिट कार्ड सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं, पेमेंट बैंक के अंदर नहीं है, क्योंकि लोन नहीं देते हैं। लोन्स यस, क्योंकि बट ज्यादा लोन इनका कहाँ जाता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, विच इज 75%। 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो ऑफ ₹25 लाख। ठीक है, 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो होता है 25 लाख। और यहाँ पे क्या है? ये लोन नहीं कर सकते, नो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को भी नहीं देते, मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया। इनको इन्वेस्ट करना होता है इन ऑल डिपॉजिट्स इन एससीबीज, टी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इवॉल्व फ्यूचर ग्रोथ आफ्टर 5 years, ये यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक के अंदर आ सकता है अगर आरबीआई सेटिस्फाइड हुआ। 5 साल बाद ये कहाँ हो सकता है? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, यानी कि ये यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और ये यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं, अगर आरबीआई इनके रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड हुआ तो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सेटअप किया था बाय क्लाइव 1766, एक्सपैंड किया वॉरेन हॉस्टिंग में, हेस्टिंग्स ने 1774 में। 1854 डेलाउसी पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प रेट्स बाय वेट एंड नॉट बाय डिस्टेंस। ठीक है, डेलाउसी के द्वारा। इसमें अगर हम देखें पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हमने बात की 2 चीजों की, इसमें हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और आईपीपीबी। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस है। ठीक है, ओके। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट सेविंग बैंक 1873, और यहाँ पे आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर 2000, विच इज रजिस्टर्ड ऑन 2016। ठीक है, गवर्नमेंट सेविंग बैंक है, ये पब्लिक लिमिटेड को रजिस्टर्ड 2016। एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये सेविंग अकाउंट ओनली बन सकता है यहाँ पे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों बना सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, यस, और यहाँ पे क्या है? नो। समझ आ रही है? ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। कीप मोर देन 2 लाख, यस, नो। समझ आ रहा है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में आप 2 लाख से ज्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ई बैंकिंग एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट। नॉट डायरेक्टली पे नहीं कर सकते, बट बाय लिंकिंग विद आईबीबी एक्ट। आईबीबी एक्ट ये क्या कर सकता है? ई बैंकिंग एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट, यस, यूपीआई, बीम, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड बीए सारी हमने जो कल पढ़ी थी, ये सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। इसका आईबीबी एक्ट मतलब हो गया आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि
ये ओपन कर सकते हैं, बट इसमें ओपन नहीं कर सकते। इंडिविजुअल को लोन देते हैं, नहीं देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग हैबिट प्रमोट करना और रेमिटेंसेस और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई वगैरह लिंक है। समझ आ रही है? आगे हम देखते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विच इज आईपीपीबी, जो मैंने अभी आपको बताया। ये रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। 100% कौन ओन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। ये आरबीआई लाइसेंस उन्होंने ऑब्टेन किया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि हम एक पेमेंट बैंक की तरह ऑपरेट करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला लॉन्च हुआ था ऑपरेशन इन 2017, फिर आईपीपी एक्ट लॉन्च हुआ 2018 में। लार्जेस्ट कस्टमर रीच है इनकी। डोर स्टेप बैंकिंग थ्रू पोस्टमैन के थ्रू, आपको पता है डोर स्टेप बैंकिंग देते हैं ये लोग फैसिलिटीज। बैंक अकाउंट के इसमें 3 तरीके का अकाउंट खुल सकते हैं, सफल, सुगम और सरल। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं, कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। खाते में 0 बैलेंस है तब भी आप ओपन कर सकते हो। 10 एज लिमिट 10 प्लस होनी चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। 2019 में आईपीबी कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम पीबी टू एसएफबी, यानी कि पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में आ गया। आरबीआई वाज सैटिस्फाइड विद द कंडीशन। ठीक है, समझ आया? इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? ये एबिलिटी होती है कस्टमर्स की, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है 2 चीज़ों के बीच में, वो स्मूथली हो रही हो, बिना किसी टेक्निकैलिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से। एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस कमर्शियली एंड टेक्निकैलिटी इंडिपेंडेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक। ये आरबीआई ने 2017 में प्रपोज किया, बट अब ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, तो हमें नीड नहीं है पढ़ने की, यूपीएससी नहीं पूछता इतना पुराना। डिजिटल बैंक्स बाय नीति आयोग 2021 में नीति आयोग ने प्रपोज किया कि एक फुल स्टैक डिजिटल बैंक आना चाहिए। फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स बेसिकली वो बैंक हुए जो हम कह रहे हैं बिल्कुल ही ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, बिल्कुल ही सब कुछ ही ऑनलाइन हो, कोई फिजिकल ब्रांच ही ना हो। वैसे तो रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ ही ऑनलाइन हो, फिजिकल कोई ब्रांच ही ना हो। कि एक नई तरीके का बैंक होगा अंडर दी आरबीआई एक्ट, दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये डिजिटल बैंक्स जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच ना हो, जो पूरा का पूरा बैंकिंग सर्विस पे डिपेंड कर रहा हो। डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक तरीके से एक जगह है, एक बिजनेस हब है, जो क्या करता है? हाउसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह जो डिलीवर करते हैं। ठीक है, बजट 2022 में अनाउंस किया गया कि 17 डीबीयूज आना चाहिए। आप एक बार अपडेट ले लीजिएगा लेटेस्ट बजट के अकॉर्डिंग। नियो बैंक्स, फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद हमारा आएगा कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है सिंस 1949 से सिंस 1966। रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। यहाँ पे क्या है? अगर आरबीआई सुपरविजन के अंदर क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको कौन वो करता है रेगुलेट? आरबीआई। और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन रेगुलेट करता है? अगेन आरबीआई। ठीक है, और अगर रूरल एरियाज की है तो आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सुपरवाइज करते हैं, दोनों रेगुलेट करते हैं। पर अगर डुअल सुपरविजन के अंदर है तो अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव बैंक है। प्लस हर स्टेट का अपना अपना एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रार होगा फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि अगर आरबीआई के सुपरविजन में है ना, तो इसमें भी 2 तरीका है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या अर्बन स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। अर्बन में है तो भी आरबीआई, बट रूरल में है तो आरबीआई भी चाहिए, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब बोलते हैं डुअल सुपरविजन। सीआरआर एसएलआर यस, यहाँ पे भी यस है, बट आरबीआई को डिफरेंट स्लैब्स वगैरह यहाँ पे रखता है। कहाँ पे? कमर्शियल बैंक, दैट्स कोऑपरेटिव बैंक में। रेपो रेट और एमएसएफ की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल बैंक में एलिजिबल हम बोरो कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हैं, बट कुछ सिलेक्टेड बैंक्स हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40 to 75% करते हैं, बट इसमें सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कौन बोरो कर सकता है? कोई भी कर सकता है। ये पहली प्रेफरेंस अपने मेंबर्स को देते हैं। वोट पावर किस पे बेस्ड होता है? शेयर होल्डिंग बेस्ड पे ये दिखाया जाता है। शेयर होल्डिंग बेस्ड में वोट पावर दिया जाता है। यहाँ पे हर एक मेंबर का एक वोट होता है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग की जाती है। प्रॉफिट मोटिव क्या हो गया? यस, प्रॉफिट मोटिव के लिए तो सब काम कर रहे हैं। इनका रेट्स होता है हाइयर होता है कंपैरेटिवली टू कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा रखते हैं। इनका कम होता है क्योंकि ये कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए आए हैं। अभी इनकी प्रेजेंस क्या है? पूरी इंडिया में है, ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। ये मेनली गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स सब कैटेगरीज है डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर एक रूरल और एक अर्बन और ये समझ आ रहा है आपको? रूरल कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, डीसीसीबी, पीएसीएस है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, नॉट बैंक्स। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये मतलब बेसिकली जो पीएसीएस है ना, आपको ये पता होना चाहिए पीएसीएस के बारे में, क्योंकि कई बार पूछा भी जा सकता है।
एमसीक्यू इजीली बन सकता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या है। ठीक है, ये बैंक्स नहीं है, ये चेक भी इशू नहीं कर सकते, आरबीआई इनको रेगुलेट भी नहीं करता, बस ये एक स्टेट रजिस्ट्रार है, एक स्टेट के अंदर चल रहा है। ये एक स्टेट रजिस्ट्रार है, कोई बहुत बड़ा कोई बैंक नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये हमने आज पढ़ा है, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है। ठीक है, सो टिल नाउ आई होप ऑल एवरीथिंग इज क्लियर्ड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड किया था। मैं एक बार वापस आपको लिख देती हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।